तो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम ये आप लोगों का 5th सेमेस्टर का कोर्स है, ऐसा ही है। और इसकी आज पहली क्लास है हमारी। लोग तो कम है लेकिन हम इसको करते हैं, एक पूरी नहीं लेते लेकिन हम कर लेते हैं, फिर बाद में से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका है क्या हिसाब किताब कि ये 3+1 का टास्क का कोर्स है, यानी कि 3 इसके कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे थ्योरी के और एक कॉन्टैक्ट जो इधर है कैरेट आर, वो 3 जो से कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं लैब के उसके बराबर होता है, ठीक। तो प्री रैक इसका लॉजिक डिज़ाइन है, तो लॉजिक डिज़ाइन तो होपफुली सब लोग क्लियर करके आए हुए हैं, ऐसा ही है। और मैं साथ में ये एडिशन करूं कि इसमें कोर्स में लॉजिक डिज़ाइन के प्री रैक के साथ साथ एक अनऑफिशियल प्री रैक भी है, और वो है प्रोग्रामिंग का। कि आपने अगर इंट्रो टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो CS 106 कोर्स है, अगर वो किया होगा तो बड़ा हेल्पफुल होगा। और अगर आपने नहीं किया तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि फिर आप जिन लोगों का अभी वो नहीं हुआ हुआ कोर्स क्लियर, तो उसका ड्रॉप कर दें और CS 106 का कोर्स जो ऑफर हो रहा है उसको कर लें, नहीं तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं इस केस में ना, ठीक। अगर वो समझते हैं कि वो कर सकते हैं पैरेलल में, दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो फिर ठीक है कि 106 भी पैरेलल में ले लें और ये भी ले लें। लेकिन ये ना हो कि अभी माइक्रोप्रोसेसर अब ले रहे हैं और जिनका 106 क्लियर होने वाला रहता है वो बाद में ले रहे हो, ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। पैरेलल में ले लें, एट द मैक्सिमम ये है, और ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप अभी ना लें, ठीक है। तो खैर इसमें मेरे साथ रफ़ी उस जमान जो से हैं जो कि लॉजिक डिज़ाइन लैब में होते हैं, वो होंगे इस कोर्स के TA, और लैब इंस्ट्रक्टर भी वही होंगे। हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं, आपने कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप इस पर पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे कुछ पेजेस हैं, जैसे प्याजा का है, तो प्याजा के ऊपर भी ये आप नोट कर सकते हो, जो हमारा URL है दिया हुआ है, इसको simpleTinyURL.com है, इसके ऊपर ये वाली चीज़ याद रखने की है, W300F17। और इस तरह ड्रॉप बॉक्स का भी एक शेयर्ड फोल्डर बना दिया हुआ है, उसमें सिंपल ये वाली चीज़ तो याद रखें, और W300DB फॉर ड्रॉप बॉक्स, बस ये ज़हन में रखें। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा आप लोगों का फिर जो मूडल का पेज है वो होगा, तो कोशिश तो मेरी ये होगी कि तमाम जो ये तीनों हैं शेयरिंग की साइट्स, इनके ऊपर मैं चीज़ें अपडेट करता रहूँ, लेकिन आप चेक करते रहा करेगा वक्तन फौक्तन। प्याजा का बनाने का इसकी जरूरत पड़ेगी, LMS के ऊपर सब लोग रजिस्टर नहीं होते नॉर्मली, क्योंकि कोई किसी की फीस नहीं हुई होती, किसी का कुछ नहीं होता, तो वो क्या होता है कि फिर उन्हें एक्सेस नहीं होती, वो एक्सेस नहीं होती फिर उसका फायदा नहीं है। उस काम के लिए फिर हमने प्याजा का भी पेज बनाया। ड्रॉप बॉक्स इसलिए कि कुछ होते हैं जो हमारी बड़ी कुछ फाइल्स हैं वो हम ना LMS के ऊपर डाल सकते हैं, लेट से कोई हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं, डेटा शीट्स हैं, जिनके हम लिंक्स भी दे देंगे, लेकिन वैसे भी हम शेयर कर देते हैं, तो उधर 2 MB से ऊपर जो फाइल हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे होते शेयर LMS के ऊपर ना, तो इसलिए ड्रॉप बॉक्स का भी दिया। तो हम इन दोनों तीनों कर रहे होंगे, एक्सेस कोड दिया हुआ है साथ उसके प्याजा के लिए। तो ये एक ब्रीफ सा हमारे कोर्स का है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोर्स का? ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि आप लोग को हम जो माइक्रोप्रोसेसर्स हैं या माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनका एक तो आर्किटेक्चर के बारे में बताएं ब्रीफली, और उसके बाद हम उसको ये सिखाएंगे प्रोग्राम उसको कैसे करना है, कैसे प्रोग्राम करना है कि आप उसे मुख्तलिफ जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप रियल लाइफ में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो उन्हें सॉल्व कर सकें, ठीक है। और इस सिलसिले में फिर जो इंटरफेसिंग के लिए हार्डवेयर वगैरह रिक्वायर होता है या जो कुछ और सर्किट्स वगैरह वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो ये हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रोसेसर्स और उसको कंट्रोलर्स को पढ़ना है, लेकिन विद द एम हमारा क्या है कि हम चीज़ों को जो रियल लाइफ प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है कि वो उनके हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उस नॉलेज को, ये वाला काम है। इन सिंपल वर्ड्स समझें कि आपने अभी तक जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो प्रोग्रामिंग वो थी जो कि आप पीसी के अंदर रह के कर रहे होते थे, ठीक है। और आप लोगों का ये क्वेश्चन होता था कि यार ये प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो हमने उस वक्त भी कई दफ़ा कहा था, अभी कहते हैं कि आजकल जो भी मॉडर्न सिस्टम है सारे ये सारे प्रोग्रामेबल सिस्टम्स होते हैं, हर चीज़ में सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, ठीक है।
हम उसको बात अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि उस चीज़ में भी सॉफ्टवेयर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जो इस वक्त मल्टीमीडिया चल रहा है, इसके अंदर भी कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, इसके अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर है। और अगर एयर कंडीशनर चल रहा है इस क्लास में, तो उसका भी एक छोटा सा कंट्रोलर उसके अंदर भी लगा है जो कि कुछ चीज़ चला रहा है उसको। आपके जो मोबाइल फोन है, ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल इसके, इनमें पूरे पूरे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं और एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि उसके अंदर चल रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने आपको वो जो पीसी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हमने उधर से निकाल के अब आपको रियल वर्ल्ड में लेके आना है कि रियल वर्ल्ड के साथ उस प्रोग्रामिंग को कैसे इंटरेक्ट करवाना है। ठीक है, चीज़ें कैसे चलेंगी जो कि रियल वर्ल्ड की हैं, जो कि एक्चुअल फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें आप देख रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्ट टू स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स के एलईडी फॉर एग्जाम्पल कोई ऑन करनी है, कि उधर तो हम एक पावर सप्लाई देके ऑन कर रहे होते थे, तो अब हमने अगर लेट से प्रोग्रामेटिकली अगर वो काम करना है तो वो कैसे करना है कि एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है, या कोई पुश बटन हमने कभी कोई यूज़ किया था या नहीं किया था, उसका इस्तेमाल कैसे होगा। या अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि हमने देखना है कि मेजर करना है कि यार वोल्टेज इस वक्त 7.5 वोल्ट है, तो ये वाली चीज़ बजाय कि मल्टीमीटर लगा के हम देखें, हम कोई और टेक्निक ऐसी नहीं है कि हम उससे मेजर कर सकें और देख भी सकें कि कितना है। तो ये कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो कि हम कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि हम इस कोर्स में एड्रेस कर रहे होंगे, उनको सॉल्व कर रहे होंगे। आउटलाइन हमारा है, अगर हम देखें कोर्स का, हमारे इस कोर्स का नाम तो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स। अब अगर हम इसकी एचईसी गाइडलाइन देखें तो एचईसी गाइडलाइन तो ये कहती है कि आप थियरी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ाए जाएं और लैब के अंदर कंट्रोलर्स करवाए जाएं। ठीक है, अभी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अभी हमने इस चीज़ को वैसे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अभी जस्ट आप एज्यूम करेंगे दो चीज़ें हैं, इसको हम आगे जाके नीटली डिफाइन भी कर देंगे क्या। तो खैर, तो एचईसी क्राइटेरिया ये, लेकिन हमने इससे थोड़ा सा डिविएट किया है और हम थ्योरी की क्लास के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर्स करवा रहे होंगे और लैब्स में भी करवाएंगे। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर्स का भी ऐसा, माइक्रो प्रोसेसर थ्योरी में नहीं हम करवाएंगे, थ्योरी के साथ साथ लैब्स में भी हम उसकी जो होगी प्रोग्रामिंग है और जो भी चीज़ें वो हम करवा रहे होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो कंट्रोलर हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर भी हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे और दोनों की हम लैब्स भी कर रहे होंगे। अच्छा, इस हिसाब से फिर हम इस कोर्स के टॉप लेवल से देखें तो दो सेक्शंस बनते हैं। एक सेक्शन इसका ये है कि जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ डील करता है, और दूसरा सेक्शन इसका वो है जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ डील करता है। तो हम क्या करेंगे, हम कोर्स का स्टार्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर्स वाले सेक्शन से। इसमें हम मिड टर्म तक हमारी कोशिश ये होगी कि हम माइक्रो कंट्रोलर्स का पार्ट कवर कर लें, जो भी माइक्रो कंट्रोलर की थ्योरी है और आर्किटेक्चर जो हमने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है उसका आर्किटेक्चर कर लें, उसके मुख्तलिफ पेरिफेरल्स देख लें और उनको यूज़ कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे करना है, ये सारा कुछ हमारा गोल होगा कि हम मिड टर्म तक कर लें। मिड टर्म के बाद फिर हम जो माइक्रो प्रोसेसर वाला सेक्शन है उसको टेकअप कर लेंगे, लेकिन आपका एक एडिशनल गोल साथ ये रहेगा कि आप इसका प्रोजेक्ट कर रहे होगे, वो कंट्रोलर बेस्ड होगा, वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड नहीं, वो कंट्रोलर बेस्ड होगा। तो प्रोजेक्ट वाला काम आपका चलता रहेगा इसका। तो कंट्रोलर पहले पढ़ाने का मकसद भी ये है कि आप लोगों के पास टाइम ठीक सा अवेलेबल हो कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें इस कोर्स के अंदर। तो माइक्रो कंट्रोलर वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद हम देख लेंगे कि यार इसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की टाइमिंग रूटीन्स क्या हैं। इसमें हम इसकी जो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट्स होती हैं, GPIOs जिनको बोलते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंटरप्ट्स वगैरह कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ दूसरे डिवाइसेस के साथ बोलने के लिए कुछ कम्युनिकेशन इंटरफेसेस होते हैं, वो सीरियल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। तो हम देख लेंगे कि उनके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। प्लस फिर माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल आइटम है, ठीक है, तो लेकिन इन रियल लाइफ जो हमारे ज़्यादातर जो सिग्नल्स इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एनालॉग भी हो सकते हैं। तो उन एनालॉग सिग्नल्स के साथ माइक्रो कंट्रोलर कैसे डील करता है उसके लिए एक ADC मौजूद है इसके अंदर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो उसका ऑपरेशन भी देख लेंगे वो कैसे इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये कुछ हैं हाईलाइट्स हैं जो कि हम माइक्रो कंट्रोलर के सेक्शन में कर रहे होंगे। और जो कंट्रोलर हमें इस्तेमाल करना है वो हम पिक माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स का, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। हम उनमें से कौन सा चूज कर रहे हैं
पिक माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास लैब में इसकी किट्स भी मौजूद है। दूसरी इसकी वजह यह है कि अगर आप लोगों ने खुद से काम करना हो तो ये मार्केट में कॉलेज रोड पे बड़े आराम से आपको मिल जाएगा और कॉस्ट भी इसकी कम होती है और इसको पीसीबी वगैरह के सोल्ड वगैरह करना आसान है क्योंकि इसके ये बड़े पैकेजेस में अवेलेबल होता है। तो ये वजह कि हम पिक पे जा रहे होंगे। कुछ और भी ऑप्शन हैं जो कि हम आपको बता देंगे कौन सी और ऑप्शन हो सकती हैं। आप यानी कि आपको पता हो कि अगर कभी मैंने फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में जाके कभी कोई चूज करना तो मैं कौन सा कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन याद रखने की बात यह कि जैसे प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं कि आप एक लैंग्वेज अच्छे तरीके से कर ले तो दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा सा टाइम लगाकर आप उसे भी कर लेते हैं। तो कंट्रोलर्स का भी यही है। कंट्रोलर्स पे किसी एक कंट्रोलर पे आपने मुख्तलिफ पेरिफेरल्स अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल कर लिए हैं तो किसी और कंट्रोलर के ऊपर भी आप 2 हफ्ते महीना लगाएंगे तो उधर भी आपका काम सीधा रहेगा। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का सेक्शन है। और जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में हम इंटेल का आर्किटेक्चर देख रहे होंगे। जो भी आप लोग लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ज्यादा इंटेल के होते हैं, कोई एक आधा होगा इसमें AMD वगैरह के भी होते हैं। तो हम इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर देख रहे होंगे। उसकी हिस्ट्री, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कुछ जनरल टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। फिर हम इसका इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट इसका कैसे है। अगेन इसके अंदर भी कुछ इंटरप्ट्स वगैरह आ जाती हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, फंक्शंस वगैरह कैसे करने हैं। फिर इसके कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जो कि इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। मसल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता है और कुछ मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस होती हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सेलेरेटर्स हैं आपके अवेलेबल। उनको कैसे इस्तेमाल करना है और उन चीजों की प्रोग्रामिंग कैसे होगी, ये हमारे सेक्शन 2 में आएगा। और एक तीसरी चीज है जो कि वैसे तो सेक्शन नहीं है लेकिन ये प्रिवेल कर रही होगी इन दोनों सेक्शंस में, और वो है चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो या चाहे माइक्रो कंट्रोलर हो, इनकी प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा एक मेन थीम होगा इस कोर्स में। तो सी और असेंबली लैंग्वेज दोनों में हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे इस कोर्स में। आपके माइक्रो कंट्रोलर को जब हमने प्रोग्राम करना होगा तो वो हम सी में रहते हुए प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। और जब हमने माइक्रो प्रोसेसर को करना होगा तो वो हम असेंबली लैंग्वेज में जाके करेंगे। वजह क्या है उसकी? वजह ये कि आपने प्रोग्रामिंग जो इंटेल के ऊपर आपने जो अभी पिछले कोर्सेज पढ़े हैं प्रोग्रामिंग के, CS100 या CS106 या डेटा स्ट्रक्चर्स का पढ़ा है 210, उसके अंदर आप जो भी विजुअल स्टूडियो के अंदर बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे थे, अल्टीमेटली जो सी प्रोग्रामिंग थी या सी प्लस प्रोग्रामिंग थी वो इंटेल प्रोसेसर के ऊपर ही रन हो रही थी, ठीक है। तो हम इसलिए इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते कि पहले भी हमने सी के अंदर प्रोग्राम किया हुआ इंटेल प्रोसेसर को दोबारा करने लगे। तो हम कहते हैं कि इधर हम कुछ डिफरेंट करें, इधर हम उसकी असेंबली में कर लें प्रोग्रामिंग। अच्छा, कंट्रोलर्स को कभी आपने पहले प्रोग्राम नहीं किया हुआ, तो इसलिए हमने उधर एक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम करने के लिए हम कहते हैं अच्छा उधर से असेंबली में नहीं हम काम करेंगे, उधर हम सी में रहते हुए काम कर लेंगे। तो सी में हम काम उस वक्त कर रहे होंगे जब हम माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर होंगे, और असेंबली में कब काम कर रहे होंगे जब हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होंगे, ठीक है। बुक्स कौन सी हैं? एक्चुअली इसमें कोई ये ना समझे कि कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमने एग्जैक्ट एक ही बुक इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं करनी है। लेकिन जस्ट टू गिव के आपने अगर सेल्फ स्टडी करनी हो, उसकी कोई आउटलाइन होनी चाहिए क्या, तो उस सिलसिले में माइक्रो प्रोसेसर के केस में हम ये असेंबली लैंग्वेज फॉर x86 प्रोसेसर्स इसको देखेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर के सेक्शन के लिए होगा। और कंट्रोलर्स के लिए आप इस बुक को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं, कुछ इंटेल के आपको रेफरेंस मैनुअल्स मिल जाएंगे कि इन मुख्तलिफ चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलर से रिलेटेड कुछ और चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सेइंग दिस, इन बुक्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये याद रखिएगा कि हम स्ट्रिक्टली इनमें से शायद किसी को भी ना फॉलो करें, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में जाके कुछ हद तक इसको जरूर फॉलो करेंगे, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रहते हुए हम शायद स्ट्रिक्टली इनमें से किसी को भी ना फॉलो करें। ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कह लें कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए है कि अगर आपने खुद से पढ़ना हो कि अच्छा यार पहला टॉपिक ये हो रहा है, उसके बाद अगला टॉपिक ये होगा डिटेल में, क्योंकि हम जब क्लास के अंदर होते हैं तो हम 1.5 घंटे के अंदर हर चीज को उतना डिटेल से कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर टेक्स्ट बुक फिर ये होती है कि आफ्टर द लेक्चर आप उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं दोबारा, और वहां एक सीक्वेंस में टॉपिक्स होते हैं कि पहला टॉपिक पढ़ेंगे फिर अगला कर लेंगे, अगला करेंगे। तो उस काम के लिए फिर कंट्रोलर के लिए ये किताब और ये वाली जो किताब है ये रहेगी काफी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बुक्स हैं।
इन बुक्स ये आपकी बुक्स मिल भी जाएंगी आपको, बुक स्टोर से भी मिल जाती हैं, लाइब्रेरी में भी हैं, और हम देखेंगे कि इनकी अगर ई बुक्स वगैरह शेयर हो सके तो। ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी हमारी? क्लास असाइनमेंट 7%, क्विजेज about 13%, मिड टर्म 15%, प्रोजेक्ट और लैब वर्क जो है 25% और फाइनल 40%। लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। इसे हम देखते हुए क्लास असाइनमेंट्स की रेशियो बढ़ा सकते हैं, देखते हुए कि असाइनमेंट्स का हमारा अगर अच्छा आ रहा हुआ, फीडबैक आ रहा हुआ, लोग सही मेहनत कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हुए, तो फिर असाइनमेंट्स का थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट और लैब वर्क ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो ये मिड टर्म से भी कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी से इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे प्रोजेक्ट के, अभी से क्या काम कर सकते हैं? अभी ये तो नहीं कि टेक्निकली कोई काम कर सकते, लेकिन आप इसके आइडिया के ऊपर जरूर काम कर सकते हो, यार किस आइडिया पे काम किया जाए, वो चीजें क्या हो सकती हैं। तो कुछ तो चीजें बेसिक ऐसी हैं जो कि इस कोर्स को पढ़े बगैर भी आप शुरू कर सकते हैं, तो अभी से आप आइडिया का तलाश कर दें। जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा उतना अच्छा आपका ये वाला काम होगा, और उसका आपके फाइनल के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और ग्रेड पे भी पड़ेगा, ठीक। तो ये है कुछ हमारा ओवरऑल क्राइटेरिया, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये चेंज हो सकता है, इस तरीके से चेंज हो सकता है कि आप लोगों का जहां हमें नजर आ रहा हो कि फायदा हो सकता है, उस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे कि कुछ चीज की हम रेशो थोड़ी बहुत ही 3-4% के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। गोल्स एंड रिक्वायर्ड बैकग्राउंड। गोल्स तो यार हमारे ये हैं कि इसमें हम आपको कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स का आइडिया हो रहा है। अभी तक आपने जो कोर्सेज पढ़े हैं उन्हें बड़ी स्ट्रिक्ट बाउंड्री थी, सर्किट्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ज़हन में आपके तो यार यहाँ तक प्रोग्रामिंग का कोई काम नहीं है। अगरचे वैसे आजकल अगर मॉडर्न तरीके से किए रहते हैं वो कोर्सेज में भी हम सॉफ्टवेयर्स को भी लेके आ सकते हैं, सिमुलेशंस करें प्रॉपर, उनके सिमुलेशन के ऑटोमेटिक रन के लिए स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं मैटलैब में भी, और जो मल्टीसिम होगा जो भी सॉफ्टवेयर ऐसा। लेकिन स्टिल जो अभी तक आपने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा है उसमें हमें लगता है कि यार प्रोग्रामिंग का कोई काम नहीं, हम बड़े खुशी खुशी उधर वाला काम करते हैं। और दूसरे हमें पता है प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज जनाब जिसमें इंट्रो टू प्रोग्रामिंग आया था, डेटा स्ट्रक्चर आया था, या सिग्नल सिस्टम वगैरह संग चीजें आ गई जिसमें प्रोग्रामिंग थी, इनको कंबाइन नहीं किया गया था। इस कोर्स का काम ये है कि इसने उस डिजिटल वर्ल्ड को एनालॉग के साथ इंटीग्रेट करना है, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल लेके आना है, एक इंटेलिजेंट कंट्रोल लेके आना है कि चीजों को कैसे हमने इंटेलिजेंटली कंट्रोल करना है। मेन कह लें कि ये इस गोल का टारगेट है कि जो से आपके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड या माइक्रो कंट्रोल बेस्ड सिस्टम्स डिजाइन कैसे होंगे और उनसे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। बाकी सब चीजें उसकी डिटेल्स हैं। वो डिटेल्स क्या क्या है कि आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, चीजों का हमें आर्किटेक्चर का आइडिया हो जाएगा, और हाई लेवल लैंग्वेज कैसे ट्रांसलेट होती हैं असेंबली लैंग्वेज में, और फिर असेंबली लैंग्वेज के अंदर रहते हुए या हाई लेवल लैंग्वेज के रहते हुए हम जो मुख्तलिफ सिस्टम के फीचर्स हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे गोल्स हैं सिस्टम के। बैकग्राउंड जो जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि जो हम वाइड बैकग्राउंड है वो ये है कि जो प्री रैक है ऑफिशियली वो तो एक W200 है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन का कोर्स है, लेकिन इसके साथ साथ आपका प्रोग्रामिंग का भी हाथ सीधा किया ये भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपने C++ में किया हुआ है या जावा उसमें काम किया हुआ है तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप ये नहीं कि लैंग्वेज सीखने में लगे रहेंगे, आप प्रॉब्लम के ऊपर जंप करके आ रहेंगे। सेइंग दिस, इससे घबराने का ये मतलब नहीं है कि यार अगर किसी ने नहीं किया हो तो नहीं यार मैं नहीं कोर्स कर सकता, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जितनी प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होगी उसकी मेरी कोशिश होगी कि शुरू में ही कुछ लेक्चर्स में नेक्स्ट वीक से शायद मैं एक आपको ना कुछ सेशंस रख लूँगा, वो सेशन 4 से 5 हो सकते हैं, ठीक है, 3 से 5 इनफेक्ट हो सकते हैं वो सेशंस, कि जिसमें हम ना आपको एक तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे प्रोग्रामिंग, और प्लस देखेंगे कि जो हार्डवेयर के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है या एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर जो प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे डिफर करती है जो कि आपने पीसी के ऊपर प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है, उससे कैसे वो फर्क है, तो उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये उन लोगों के लिए भी उतनी जरूरी है कि जो लोग पास कर चुके हैं और बड़े अच्छे ग्रेड से पास कर चुके हैं, ये चीज़ उनके लिए भी उतनी ही जरूरी होगी, क्योंकि उन लोगों ने भी
अभी तक हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग नहीं की हुई तो ये उतनी जरूरी है कि उन लोगों को भी आइडिया हो रहा है। ठीक है, तो दोनों केसेस कवर हो जाएंगे इस केस के अंदर के जिन्होंने प्रोग्रामिंग में अभी इतना काम नहीं किया तो उनको भी उन सेशन से फायदा हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगी उनकी, और प्लस जिन लोगों ने काम किया उनको ये फायदा हो जाएगा कि उन्हें पीसी की दुनिया से हटके जो हार्डवेयर की दुनिया है, जो एक एम्बेडेड की दुनिया है, उसमें चीजें कैसे प्रोग्राम करते हैं उसका आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या फर्क होता है। तो ये था हमारा अभी तक का कोर्स का कह लेंगे बेसिक इंट्रो, कि जिसमें हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया और जिसे कहते हैं मुख्तलिफ उन्हें ग्रेडिंग क्राइटेरिया और वो वाली चीजें बता दी। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम एक जनरल बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंप्यूटर के सिस्टम में पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, और एक टॉप लेवल का एक व्यू लेंगे उधर से। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी ये क्लासिफिकेशन देख लेंगे यार असेंबली मशीन और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इनके टूल्स क्या होते हैं। टूल्स से मुराद वो नहीं है कि कोई आपका स्क्रू ड्राइवर या प्लायर वगैरह, नहीं। टूल्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में टूल्स से मुराद होते हैं कि उनके कंपाइलर, उनके असेंबलर, उनके लिंकर, उनकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो कि आईडीज होती हैं, और उनके एडिटर्स वो कैसे, वो क्या क्या है, उनमें क्या ऑप्शंस हैं। तो ये उनके टूल्स कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये टूल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि यार हम जो कि लॉजिक कह लेंगे, जो आपने चीजें लॉजिक डिजाइन में भी पढ़ ली थी बड़े स्टार्ट में, कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मुख्तलिफ नंबर फॉर्मेट्स में और ये। लेकिन हम इधर उतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना उधर लगा था। ये हम सारी चीजें शायद एक आधे लेक्चर के अंदर हम इन सब चीजों को 1 से 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी इसमें assumption ये होगी कि आप ये लोग चीजें पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट हम इनको दोबारा रिविजिट कर रहे होंगे इन चीजों में। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारी। आप लोगों में जब कभी पीसी वगैरह, आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं कि डेस्कटॉप्स हैं? लैपटॉप है सबके पास। अच्छा, आप लोगों ने यानी कि वो एरा मिस किया जिसमें डेस्कटॉप्स होते थे लोगों के पास, है जिस तरह लैब्स में हमारे पड़े हुए डेस्कटॉप्स। लैपटॉप में दरअसल आपको वो फील नहीं आती कि यार ये चीज बनी किन किन चीजों से होगी। यानी कुछ चीजें तो नजर आ रही होती हैं, क्या एलसीडी नजर आ रही है, कीबोर्ड नजर आ रहा है और टच पैड नजर आ रहा है, बाकी चीजें कुछ हिडन है। ठीक है, उसको कम ही लोग खोलते, ज्यादा से ज्यादा खोलें तो बैटरी चेंज कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते, या और ज्यादा तो रैम शैम बढ़ा लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। अच्छा, डेस्कटॉप जब होता था तो डेस्कटॉप में ना फिर भी एक होता था कि एक मॉनिटर अलग पड़ा हुआ है, कीबोर्ड बिल्कुल अलग पड़ा है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली हम आइटम्स को ना चेंज कर सकते थे। कोई उठा के दूसरा लगा दिया, दूसरे को तीसरा लगा दिया है। अच्छा, इसके अलावा उसका जो बॉक्स होता था, उस बॉक्स के अंदर भी हम चीजें चेंज कर सकते थे कि जी अगर उसमें वीजीए कार्ड नहीं लगा हुआ तो हम जनाब ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, गेम शेम खेलने का प्लान है, और अगर रैम कम लग रही है तो खुद ही खोल के उसके अंदर रैम को चेंज किया, एक निकाली दूसरी लगा दी। हार्ड डिस्क कम है, हार्ड डिस्क जनाब 300 GB की है तो जी 1 टेरा करनी है, कोई मसला नहीं, एक और लगा देते हैं। 200 भी कम पड़ा है तो चलो तीसरी भी लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज होते हैं। कोई और फीचर कम है उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मेरा जो है वाईफाई कार्ड काम नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं अच्छा यार हम इसका एक और कंप्यूटर कार्ड लगा देते हैं जो कि वाईफाई का काम करेगा। यूएसबी पोर्ट्स कम कर रही है तो हम एक और कार्ड लगा लेंगे जो कि एक्सपेंशन दे देगा हमें यूएसबी पोर्ट्स की भी, इस तरह के। तो अब वो चीज तो है नहीं लग्जरी, हमारे पास अभी लैपटॉप्स हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं कि यार चीजें इसकी क्या क्या है। लेकिन बाहर ट्रेडिशनली अगर हम देखें, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, इन जनरल जो भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है उसमें ये 3 चीजें तो हमें मिलेंगी। वो कौन सी के प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। अरे सीपीयू के साथ भी लोग काफी मजाक करते हैं। जब पूरा कंप्यूटर होता था लोग उसको भी सीपीयू कहते थे कि यार मेरा सीपीयू खराब हो गया। ठीक है, वो जो पूरा कंप्यूटर होता था ना, पूरा डब्बा उठा के लेके जाना, जी सीपीयू खराब हो गया। ये पूरे बात का लैपटॉप है, लोग कहते हैं यार हमारा सीपीयू इसका काम नहीं कर रहा। अब उसके अंदर शायद रैम ना काम करे कुछ और, लेकिन वो कहते हैं सीपीयू। तो सीपीयू बहरहाल जो उसका स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो प्रोसेसर होता है उसको हम बोल रहे होते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उस प्रोसेसर ने चीजों पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और जिन चीजों को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो डेटा होती है हमारी। ठीक है, और वो जो डेटा होता है वो या तो हमारा मेमोरी में पड़ा होता है। ठीक है, मेमोरी क्या वो हो सकती है, वो आपका रैम हो सकती है, वो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, वो आपकी फ्लैश हो सकती है, उस मेमोरी में पड़ा हो सकता है, या वो फिर किसी इंटरफेस से आ रहा होगा।
वो इंटरफेस क्या हो सकता है? कोई इंटरनेट का इंटरफेस हो सकता है, कोई यूएसबी का इंटरफेस हो सकता है, कोई आपका कीबोर्ड का इंटरफेस हो सकता है, माउस का हो सकता है। तो डेटा या तो मौजूद होगा मेमोरी वगैरह में पहले से, या किसी इंटरफेस से आ रहा होगा। अच्छा, अब ये चीजें ये नहीं कि लहरा लहरा हमने रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये वाली चीजें जोड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे के साथ बसेस से। बस अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म लगती है कि यार हम इसे बस क्यों कहते हैं? रियल लाइफ में तो जो चीजें जुड़ी होती हैं वो कोई रोड्स से जुड़ी होती हैं। बस तो उस पर उस वक्त चलती है जब हमने किसी बंदे ने इधर से उधर जाना हो, तब हम कहते हैं यार बस चल रही है। इधर हम कह रहे हैं जी बसेज हैं ये वाली चीजें, तो उससे कंफ्यूज ना कर देना, ठीक है। ये बसेस कह लो कि एक किस्म की आपका वही रोड नेटवर्क ही है जो कि जोड़ है इस कमरे को दूसरे कमरे के साथ, ठीक है। अगर ये बीच में कॉरिडोर ना होता तो हम दूसरे कमरे के साथ ना जुड़े होते, ठीक है। तो ये उस तरह की कॉरिडोर्स ही हैं, ये जो बसेस है ना, ये उस तरह के कुछ कॉरिडोर्स हैं। अच्छा, और ये फिर बसेस में अगर मजीद जाके देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो बसेस में जनाब फिर हमारे डेटा बसेस हैं और एड्रेस बसेस हैं और कंट्रोल बसेस हैं, ठीक है। डेटा बसेस वो होंगी जिसके ऊपर कुछ डेटा जा रहा होगा, एड्रेस बसेस वो होंगी जिसके ऊपर उस डेटा का एड्रेस होगा, और कंट्रोल बसेस कुछ डिसाइड करेंगी कि हमने कुछ रीड करना है या राइट करना है, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो ये एक हमारी ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल लेवल की डायग्राम है कि जिसमें हम ये तीनों चीजें देख सकते हैं कि प्रोसेसर भी है जिसे हम सीपीयू कह रहे हैं, सीपीयू के अंदर क्या है इसको भी हम देखते हैं आगे क्या है। मेमोरी, आईओ डिवाइसेस 1 2 3 मुख्तलिफ मल्टीपल हो सकते हैं, और ये सारे आपस में इन बसेस से जुड़े हुए हैं। ये बसेस ना होंगी तो ये बस इंडिपेंडेंटली पड़े होंगे, कोई मिलके कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम नहीं बना रहे होंगे, जिस कंपोनेंट्स ही होंगे पड़े हुए। तो ये हमारी कह लें कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कोई बात करता है किसी भी किस्म का हो, चाहे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हो या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हो, या वो जैसे लॉजिक डिजाइन में आपने पढ़ा था एफपीजीए बेस्ड सिस्टम्स से, किसी भी किस्म के जो भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनमें इन जनरल आपको ये वाली चीजें मिल ही जाएंगी, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी आपको ये चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा अंदर चलते हैं इनके प्रोसेसर में। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर जो सा है ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल चीजें पड़ी हैं, और वो मल्टीपल चीजें क्या है वो आपने चीजें बना के आए हुए हैं डीएलडी के अंदर के कोर्स के अंदर। वहां आपने पढ़ा था अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू जिसे बोलते हैं, वो है जनाब इसके अंदर। अच्छा, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट एक कह लें कि कोर हार्ट है इसका, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिक के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। किसके ऊपर वो लेकिन परफॉर्म करता है? किसी डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है। वो जो डेटा है वो कहीं पड़ा होना चाहिए, हमने देखा तो मेमोरी में पड़ा होगा। प्रोसेसर के अंदर ज्यादातर हम देखेंगे कि मेमोरी से भी उठ के डेटा आ सकता है, लेकिन ज्यादातर रजिस्टर्स के अंदर हमें मिल रहा होगा वो डेटा। तो ये भी एक मेमोरी स्पेस कह सकते हैं, बड़ी लिमिटेड सी, बहुत कम छोटी सी होती है, 6 लोकेशन, 8 लोकेशन, 16 लोकेशन, 32 लोकेशन, इस तरह की लोकेशन होती हैं। तो ये वो मेमोरी स्पेस है। इधर डेटा कोई पड़ा होगा और एएलयू यहां से डेटा उठा के कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा वो डिसाइड करेगा कंट्रोल यूनिट के से मैंने क्या काम करवाना है, एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करानी है, जंप लगवानी है, कोई शिफ्ट करवाना है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या करवाना है, वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा और उसकी बेस पे एएलयू वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किसके ऊपर? इस डेटा के ऊपर जो कि रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। ये एक सीपीयू के अंदर एक काम चलेगा। अब इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज हो सकती है, एक जनरल हमने बताया, ठीक है। ये जस्ट इन जनरल बताया कि यार ये चीजें होंगी, लेकिन प्रोसेसर टू प्रोसेसर इसके अंदर कुछ डिटेल्स में फर्क आ सकता है। वो डिटेल्स में क्या फर्क आ सकता है कि रजिस्टर्स की तादाद चेंज हो सकती है, ठीक है। ऑपरेशन कौन से सपोर्टेड है वो चेंज हो सकते हैं, कंट्रोल उसका कितना कॉम्प्लेक्स है ये चेंज हो सकता है। तो इस तरह की डिटेल्स पे प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करते हैं, लेकिन इन जनरल भी हमारे जाने के लिए इतना काफी है कि प्रोसेसर के अंदर हम जब जाएंगे तो हमें एएलयू भी मिलेगा और हमें उसके अंदर रजिस्टर्स मिलेंगे और कंट्रोल यूनिट मिलेंगे। ये 3 चीजें होंगी। जैसे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स के अंदर 3 चीजें थी, कौन? सीपीयू या प्रोसेसर, मेमोरी और बसेस, जो कि हमने ये लास्ट स्लाइड पे देखी थी। तो इसको जब हमने जूम इन किया
प्रोसेसर के अंदर, तो इधर भी आप देख सकते हो कि ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये सब चीजें जौन सी हैं इनको कोहेरेंटली एक क्लॉक चला रहा होगा, एक क्लॉक के ऊपर ये सब चीजें सिंक्रोनाइज्ड होंगी। ठीक, तो क्लॉक इसकी एक हार्ट बीट है जिससे ये चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं कि अच्छा अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उससे आगे क्या करना है, उससे आगे क्या करना है, उससे सारी चीजें सिंक हो रही होंगी। तो ये हमारा प्रोसेसर है और ये वो क्लॉक आ गया जिसका भी हमने जिक्र किया है कि क्या कर रहा है, ये प्रोसेसर एंड बस ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज कर रहा है। अब क्लॉक का लफ्ज आपने ना काफी दफा से यूज किया हुआ है, प्रोसेसर शॉसेसर तो कुछ किया ना, लेकिन आप जब अपना कोई कंप्यूटर लेने जाते हो या कोई इवन मोबाइल भी लेने जाते हो तो आपने ये वाली टर्म तो यूज की होती है कि यार लैपटॉप नया लिया है, अच्छा कौन सा प्रोसेसर लगा जी, कोर i5 लगा हुआ है, और कितनी स्पीड पे चल रहा है जी, 2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है। भैया तुम्हारा ये जो मोबाइल है ये कितने जनाब, ये तो मेरा मोबाइल जी 1 गीगाहर्ट्ज का है। इवन टीवी पे जो कमर्शियल्स आते हैं चाहे वो क्यू मोबाइल के हों या सैमसंग के, वो भी बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हम 4 कोर प्रोसेसर है या 6 कोर हेक्सा कोर प्रोसेसर लगा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा है और 1 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है। ठीक है, तो वो जो 1 गीगाहर्ट्ज बोलते हैं वो बेसिकली आपके उस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती है, ये वो क्लॉक है। सिग्नल सिस्टम तो आपने पढ़ लिया हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना सिग्नल सिस्टम तो, हाँ तो हाँ सिग्नल सिस्टम चलें ये नाम ही पढ़ा तो हमें पता कि यार सिग्नल्स हैं हमारे वो पीरियोडिक भी हो सकते हैं और एपीरियोडिक भी हो सकते हैं। पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, वो जो इंटरवल होता है उसको हम पीरियड बोलते हैं। उस पीरियड का जब हम ले लें इनवर्स ले लें तो वो हमारा क्लॉक की स्पीड निकल आती है कि वो क्या है। ठीक है, इधर जो डिजिटल वर्ल्ड में हम ये नहीं है कि किसी साइनोसाइड को एज ए पीरियोडिक सिग्नल यूज कर रहे हैं सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, किसी ट्रायंगुलर को नहीं। डिजिटल वर्ल्ड में हमें पता कि यार 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं, ऑन की हो सकती है, ऑफ की हो सकती है, लो की या हाई की। तो इसका मतलब है कि हमें इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं चाहिए, इनफैक्ट वो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो हम कहते हैं कि हम क्यों ना ऐसा कोई सिग्नल इस्तेमाल करें जो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 स्टेट्स में पाया जाए, या ऑफ में या ऑन में, उसका जो ट्रांजिशन पीरियड मिनिमम होना चाहिए। तो ऐसा सिग्नल कौन सा है जो कि हमें करता है, जो कि स्क्वायर पल्स कौन सी है वो हमारे इस क्राइटेरिया को मीट करती है। ठीक, तो हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पल्स जो भी डिपेंड करता है उसका ड्यूटी साइकिल क्या है, वो हमारा एज ए सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल यूज हो रहा होगा प्रोसेसर के अंदर। तो ये एक ऐसी ही स्क्वायर वेव बनी हुई है। ये इसका साइकिल 1 हो गया, साइकिल 2 हो गया। आप इस साइकिल का 1 का टाइम लेट्स से स्टॉप वॉच लगा के मेजर करते हैं, वो मेजर कर लें, वो टाइम क्या बनता है, वो बनता है जनाब कोई 10 मिली सेकेंड बनता है लेट्स से। अब 10 मिली सेकेंड का अगर आप इनवर्स ले लेंगे तो क्या आपको 100 हर्ट्ज एक मिल जाएगा, वो हमारे क्लॉक रेट हो गए, क्लॉक स्पीड होगी। ठीक है, तो क्लॉक रेट है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या है हमारा, साइकिल्स पर सेकंड के। 1 सेकंड में हमारे इस तरह के कितने साइकिल्स हो सकते हैं। अगर 1 सेकंड में 1 साइकिल होता है तो हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो हमारी लाइट आ रही है वाडा की, जो वोल्टेज है इसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, है वो साइनोसाइड उसमें, और इसमें क्या फर्क है, ये स्क्वायर वेव थी तो वो साइनोसाइड है, और उस साइनोसाइड की लेकिन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इधर हमारे 50 हर्ट्ज होती है, यूएस वगैरह में चले जाए तो वहां 60 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स। इधर हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हम देखेंगे कि 50 या 100 हर्ट्ज में नहीं होती। जो हमारा बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का भी सिस्टम होगा उसका भी हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो भी कोई 1 मेगाहर्ट्ज से बियॉन्ड का ही होगा। तो 1 मेगाहर्ट्ज और 50 हर्ट्ज में बहुत फर्क है। ठीक है, ये इतना ही फर्क है कि हम कहें कि जो कि 1 मीटर डिस्टेंस में, 1 मीटर डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का, ठीक है, तो 1 मीटर डिस्टेंस में और 1000 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में हम कहां पहुंचे होंगे, 1000 किलोमीटर में हम तकरीबन पंजाब को क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, और सिंध में दाखिल हो चुके होंगे, इतना फर्क है। तो यही समझ लेंगे कोई 50 हर्ट्ज में और जो 1 मेगाहर्ट्ज है उसमें इतना ही फर्क है, इतना स्पीड का फर्क है।
और बात यही खत्म नहीं होती। 1 मेगाहर्ट्ज एक बहुत ही कह सकते हैं प्रिलिमिनरी सी एक वो एक है स्पीड जो हमारे इन जनरल जो सिस्टम चल रहे हैं गीगाहर्ट्ज में चल रहे हैं। 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज। अब तो जो इंटेल के नए सिस्टम्स आए हैं वो 4 गीगाहर्ट्ज का भी उन्होंने इनफैक्ट बल्कि प्रोसेसर लॉन्च किए, 3.8 गीगाहर्ट्ज और 4 गीगाहर्ट्ज के भी हैं। तो 1 गीगाहर्ट्ज और 1 मेगाहर्ट्ज में 1000 टाइम्स का फर्क है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि कोई साहब 1 फुट के हों और दूसरे साहब 1000 फुट के हों। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक, एक्चुअली जब हम नंबर्स बोल रहे होते हैं ना तो हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि उनमें फर्क कितना ज्यादा है कि यार 1 मेगाहर्ट्ज और 1 गीगाहर्ट्ज हमने बस बोल दिया तो एम को हम समझेंगे यार जी से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर चीजें ठीक सी स्पीड अप हो रही हैं और काफी स्पीड अप हो रही है। इवन 1 गीगाहर्ट्ज से जब 2 गीगाहर्ट्ज आ रहे हैं तो आप स्पीड को डबल कर रहे हैं और 1 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज जा रहे हैं तो आप स्पीड को 4 टाइम्स कर रहे हैं। इस 4 टाइम्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जस्ट क्रूड सी एक एग्जांपल देखें, वो ये कि अगर एक टास्क लेट से 1 गीगाहर्ट्ज वाले प्रोसेसर के ऊपर सिर्फ अगर वही टास्क एक हो रहा होता और उसने अगर एक दिन लेना था तो वही टास्क अगर 4 गीगाहर्ट्ज वाले प्रोसेसर के ऊपर होता तो उसने कितना टाइम लेना था? आप 24 आवर्स पर डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, ठीक है, तो आप तो वही एक दिन वाला काम अब 6 घंटे में होने लग गया, या 6 घंटे वाला काम 1.5 घंटे में हो जाएगा। ठीक है ना, या 1.5 घंटे वाला काम कौन सा है हमारा, वो और नीचे आता रहेगा इससे। तो ये ठीक सा फर्क होता है। ये चीजें इधर हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाएंगे देखेंगे कि चीजें, ये एक इंपॉर्टेंट एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि कौन सी चीज की बेस पे हम सोल्यूशन बना रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन नहीं बना रहे, क्यों हम तेज प्रोसेसर चूज कर रहे हैं, तेज प्रोसेसर चूज नहीं कर रहे हैं। तो 80s के अंदर जो प्रोसेसर थे वो कुछ मेगाहर्ट्ज में चलते होते थे और अब जो हम देख रहे हैं अब हमारे गीगाहर्ट्ज में चल रहे हैं। उनसे हो क्या पाया? उससे ये हो पाया कि कुछ चीजें जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे आज से 20-30 साल पहले कि यार ये प्रोसेसर पे हो सकती हैं, अब वो चीजें बड़े आराम से हमारे इधर हो जाती हैं। ऐसा ही फर्क कुछ जो हम देखते हैं इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी होता है। आज से 20 साल पहले अगर इंटरनेट की स्पीड हमारी 10 किलोहर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज अगर मिलती तो हम कहते थे बड़ी अच्छी स्पीड मिल गई है, और अब क्या होता है 2 Mbps 4 Mbps के तो पैकेजेस आम है। इवन आपका मोबाइल के ऊपर जब आप इंटरनेट ऑन करते हो तो 6 to 7 Mbps तो कहीं गया ही नहीं है, या 4G विंगर लगाते हैं, इतना तो मिल ही जाता है। और जब इतना मिलता है कहते हैं यार आज बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या है, इवन ये जो स्लो चल रहा है इसके ऊपर भी आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो स्ट्रीम करके बड़े आराम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के वीडियोस जा रही हैं, फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये चीजें जब स्पीड होती थी 10 kbps या 20 kbps होती थी तब ये पॉसिबल नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे कि उस वक्त ये चीजें, लेकिन स्पीड के साथ ये चीजें फिर होती। इसी तरह ही ये स्पीड्स मजीद बढ़ रही है, जैसे हम कुछ और फीचर्स देखेंगे। तो खैर एनीवेज, तो क्लॉक हमारा ये मुख्तलिफ रेंजेस मिल रही है हमें। हमने देख लिया क्लॉक डिफाइन कैसे कर दिया, 1 मेगाहर्ट्ज देख लिया, और हमने कहा कि अच्छा कि जो हमारा 2 गीगाहर्ट्ज का लेट्स से अगर प्रोसेस चल रहा है तो उनमें क्या फर्क होगा। और 2 गीगाहर्ट्ज के अगर हम देखेंगे टाइम क्या बन रहा है ड्यूरेशन, तो 0.5 नैनो सेकेंड है। अब सिर्फ मैं ये जो बोल रहा हूं, बोलने में ही मैं 1 सेकंड के अंदर शायद 1 या 2 अल्फाज से ज्यादा नहीं बोल पा रहा। ठीक है, तो मेरा बोलने का स्पीकिंग रेट क्या हो रहेगा, मेरा बोलने का रेट हो रहेगा कोई लेट्स से 400 मिली सेकेंड। 400 मिली सेकेंड में एक वर्ड मैं बोल रहा हूं लेट्स से, और यहां क्या है नैनो सेकेंड। ठीक है, हमारा ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, इसके अंदर हम एक टेंजिबल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो क्लॉक साइकिल्स मेजर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, एक तो ये सिंक्रोनाइज कर रहे थे, प्लस इनका एक फ्रिंज बेनिफिट है, ये मैं बता रहे हैं कि यार हम कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक साइकिल में हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो अगर हम कहें 2 गीगाहर्ट्ज, तो 2 गीगाहर्ट्ज का क्या मतलब है कि 2 बिलियन साइकिल्स, तो इसका मतलब 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक सेकंड में। अब ये पावर आ गई है हमारे पास। दोबारा अगर हम वापस जाएं तो क्या था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुए थे
तीन हमने बताया प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। प्रोसेसर के अंदर हमने देख लिया ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। फिर हमने क्लॉक को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि यार क्लॉक क्या चीज है, क्लॉक क्यों चाहिए, ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए चाहिए, मतलब जो परफॉर्म हो रहे हैं वो क्लॉक की एज के ऊपर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। उसकी मजीद डिटेल्स देखेंगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में। और अब उसके बाद हम इस ब्लॉक से निकल के अगले ब्लॉक में आ रहे हैं जो कि मेमोरी का ब्लॉक है। मेमोरी क्या है हमारी? कभी हमने वैसे डेली जॉर्गन में हम ये बात नहीं करते हैं कि यार तुम्हारे मोबाइल की मेमोरी कितनी है ना, इस तरह की बात हमने कम ही की है। या तुम्हारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, हमने ये वाला लफ्ज कम ही यूज किया है। हम ज्यादातर अल्फाज क्या यूज करते हैं, यार तुम्हारे कंप्यूटर में रैम कितनी है, तुम्हारे उसमें जो फोन है वो 16 GB का है कि 32 GB है उसमें स्टोरेज, यार इसमें SD कार्ड लगता है। मेमोरी का लफ्ज हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। इन दी एंड वो सारी चीजें मेमोरी ही कंस्टिट्यूट कर रही हैं। और मेमोरी को अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में डिफाइन करें तो क्या है कि ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, जो भी हमारी बाइट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी, हमें पता है सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है हमारा डिजिटल वर्ल्ड का, वो बिट होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज द बिट। वो बिट क्या है, वो बिट एक स्टेट को जाहिर करती है जो कि 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जैसे ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ये बटन्स हैं जो से ये या ऑन है या ऑफ है, ये एक बिट स्टेट को जाहिर कर रहे हैं। और बाइट क्या होती है हमारी, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स जो सी हैं वो हमारी एक बाइट बनती है। तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स हैं हमारी, 8 बिट्स होती हैं। अच्छा, कुछ लोग पता नहीं क्यों इस चीज को इतना कंफ्यूज करते हैं कि डिग्री खत्म होने पे आ जाती है वो बिट और बाइट ना उनकी ना कुछ मिक्स रहती है। एक बिट में जनाब कितनी बाइट्स है, 8 बाइट्स हैं सर। अच्छा, तो बाइट में फिर कितनी है, अब वो फिर परेशान होते हैं। तो उम्मीद है कि यहां जो लोग मौजूद हैं इनका ये कोई इस तरह का मसला नहीं है, और अगर है भी तो यार कोई निशानी रख लेना है, कुछ भी रख लेना। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम ये वाली कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बिट और बाइट कंफ्यूज हो रहे हो। बिट नाम से यार देखो लिटिल बिट या और इस तरह जो भी BIT बिट की बात हो रही है, ठीक है। कोई निशानी रख लो कि यार वो तीन लेटर्स में आ रहा है, बाइट हमारी 4 लेटर्स में आ रही है, तो बाइट बड़ी होनी चाहिए कोई बिट्स, अगर यानी कुछ और तरीके से नहीं याद रहता। लेकिन बाइट हमारी क्या होगी, बाइट में 8 बिट्स होंगी। और कोई पूछे कि 1 बिट में क्या होगा, तो इसका आप कहेंगे कि भाई इससे ज्यादा हम ग्रैनुलरिटी फाइन नहीं कर सकते। बिट से बिट है या बिट से ऊपर हम चलते हैं, बिट से नीचे नहीं जाते। और बिट के अंदर हमारी 2 स्टेट्स होती हैं, कोई चीज है या नहीं, ऑन है या ऑफ है, हाई है या लो है, जो भी है। और इस तरह के ग्रुप ऑफ बिट्स जो होती हैं वो बाइट्स बनती हैं। और मेमोरी को हम कह रहे हैं कि एक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। जनरली हमारी जो मेमोरीज होती है ना ये बाइट एड्रेसेबल होती हैं इन जनरल। इसमें लाजमी नहीं कि हर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल हो, लेकिन इन जनरल हमारी जो मेमोरीज होती हैं बाइट एड्रेसेबल होती हैं। ये नहीं होता कि उसके अंदर हम कहते हैं यार उसके अंदर से आप 25वीं बिट उठा के ले आओ, ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं यार वो 25वीं बिट कौन सी बाइट में पड़ी हुई है, शायद वो चौथी बाइट में पड़ी है, तो चौथी बाइट पूरी उठा के लानी पड़ेगी। हम उसमें से एक बिट नहीं उठा के ला सकते, पूरी बाइट उठा के लाएंगे, उसमें उस बिट के साथ जो भी हमने प्रोसेस करना करेंगे और फिर पूरी बाइट ही जाके लिखवाएंगे। तो मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट हमारा बाइट होती है। तो इसलिए हम मेमोरी को भी कह रहे हैं कि यार ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। और इसका जो सीक्वेंस नंबर होता है वो हमारा मेमोरी एड्रेस होता है। अब एक चीज ऑर्डर्ड सीक्वेंस बनी हुई है, सीक्वेंस है ना, जैसे आप एक सीक्वेंस में बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5, अब मैंने कुछ नंबरिंग कर दी आपकी, ठीक है। अब इसमें जो नंबरिंग मैंने कर दी है आपका एड्रेस बन गया कि यार स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, एक मैं कन्वेंशन तय कर दूं कि जब भी कोई इस कमरे में कोई एंटर होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट से, और टॉप जो है रो उससे स्टार्ट करेगा, और फिर टॉप रो जब हो जाएगी तो फिर लेफ्ट से जाके फिर शुरू होगा। तो इस हिसाब से अब आपका एक हमने ना एड्रेसिंग मैकेनिज्म बना लिया। तो उसके हिसाब से क्या रहेगा कि सखावत जो से उनका एड्रेस 1 बनेगा, इनका एड्रेस 2 बनेगा, फिर 3, फिर हम वापस आए क्योंकि ब्लैंक स्पेसेस है, उसके बाद वो 4th होगा, 5th। अगर हमने आपस में तय कर लिया कि हमारा ये एड्रेसिंग मैकेनिज्म है, और मैं कभी किसी को कहूं कि यार जो 5th नंबर पे बंदा बैठा है ना उसे ये चीज दे दो, की दे दो या क्विज उसको रिटर्न कर दो, तो वैसे तो अगर कोई नया बंदा इस क्लास में है तो उसे समझ नहीं आई कि मैंने 5th पर्सन कहना किसको है।
कोई भी हो सकता है ना, पता नहीं इसको कहना कोई लगा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने प्रोटोकॉल ये तय कर लिया है यार लेफ्ट से शुरू करना है भाई और टॉप रो से स्टार्ट होगा, उसके साथ में गिनती कर लेना तुम्हें पता चले, तो कोई भी बंदा पहुंच जाएगा अगर हम ये चीज बता दें। ठीक, तो कन्वेंशन अगर हम कोई सेटल कर लेते तो जब भी कोई एड्रेसिंग होती है उसके हिसाब से फिर जब हम बताते हैं कि इसका ये एड्रेस है तो वो चीज उस एड्रेस से हम ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, कोई चीज का लेन देन कर सकते हैं। तो मेमोरी इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और द सीक्वेंस नंबर्स ऑफ दीज बाइट्स इज द मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस होता है हमारा। जैसे मैंने कहा था कि मेमोरी हमारी बाइट एड्रेसेबल है, बिट लेवल पे जाके नहीं हम कर पाते, अगर किसी बिट को एक्सेस करें तो पूरी बाइट ही उठा के लेके आते हैं। हर बाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, ये जरूरी है। अगर यूनिक एड्रेस नहीं होगा, अगर दो चीजों का सेम एड्रेस होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर इस क्लास में दो लोग बैठे हो, दोनों का सेम नाम हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में बैठे हुए हैं जी दोनों का नाम है अली, और मैं कहूँगा यार अली जरा उठ के इधर आए, अब दोनों अली एक दूसरे को देखने लगेंगे सर किसको अली कह रहे हैं, फिर वो मेरी तरफ देखेंगे और मैं शायद हाथ के इशारे से या आंखों के इशारे से कहूंगा यार अली तुम्हें कह रहा हूं आ रहे, यानी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी इस काम को करने के लिए। ठीक, लेकिन अगर सबके डिफरेंट है तो फिर जब भी मैं बोल दूंगा कि यार अहमद आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अहमद अगर एक ही बैठा तो अहमद आ जाएगा, अब उसमें मेरी तरफ भी देखना ना कहीं और देखना, उसे पता उसे बुलाया जा रहा है। तो एड्रेसेस यूनिक होने चाहिए। तो ह्यूमंस वर्ल्ड में तो कोई बंदा जो बुला रहा है वो खड़ा होकर इशारा कर सकता है कि भाई तुम्हारी बात हो रही है, क्या हो रहा है। इधर मशीन में प्रोसेसर साहब इतने ज़हीनी नहीं होते कि यार किसी को थोड़ा सा आंख के इशारे के विंग से कुछ और बता देंगे भाई ये वाली बाइट की बात हो रही है। तो इट हैज टू बी यूनिक, तो हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा। तो और जैसे कि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट तमाम प्रोसेसर जो होते हैं वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। कुछ केसेस हो सकते हैं जहां शायद बाइट से भी ऊपर चले जाए जो करे, कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं कि जहां शायद हम बिट लेवल पे भी चले जाए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इन जनरल ये वाली चीज ट्रू है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला सवाल ये होता है जब भी मेमोरी होती है तो मेमोरी का हम पूछते हैं कि यार ये बाइट एड्रेसेबल है, अच्छा ये भी तय हो गया। फिर हम कहते हैं कि यार कितनी एड्रेस स्पेस हो सकती है इसमें, यानी कि मैक्सिमम एड्रेस क्या आ सकता है, पॉसिबल क्या है। अब जैसे इस क्लास में इस वक्त 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, लेकिन क्या इस क्लास में 6 लोग ही आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्लास के अंदर अगर हर बेंच के ऊपर लेट्स से कि हम कहेंगे 2 लोग बैठेंगे तो हम कह सकते हैं कि जनाब 30 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ये इसकी एड्रेस स्पेस है इस क्लास की। लेकिन इस वक्त साइज क्या है? इस वक्त साइज का ये है। अच्छा, ये 30 वाली चीज भी इतनी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो इस क्लास में ये नहीं कि 15 बेंच ही लगे हुए हैं, इस क्लास के अंदर और भी एरिया है और इसको मैं बढ़ा सकता हूं, पीछे एक रो और इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं, आगे भी एक रो इंट्रोड्यूस करा सकता हूं। ठीक, तो ठीक है कि अभी तो 30 बेंच अवेलेबल है, लेकिन जरूरत पड़ने पे मैं यहां 6 बेंच और लगा सकता हूं। दैट विल बी द योर फिजिकल एड्रेस जो कि होगी कि वो क्या हो सकती है। अच्छा, इसे डिटरमिन करने का क्या तरीका है? यहां बेंच पूंछ गिनने वाली कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सिंपली ये पूछेंगे कि यार एड्रेस बस की विड्थ कितनी है। अच्छा, एड्रेस बस की विड्थ से ये ना समझ लेना कि यार कोई हम कह रहे हैं कि यार 2 फुट है या 4 फुट है, ना। किस में मेजर करेंगे हम एड्रेस बस की विड्थ? बिट्स में या बाइट्स में या किस में, या अगेन मीटर्स में या कोई और यूनिट होगा? बाइट्स में भी हो सकती है ज्यादातर, लेकिन ना हम ये वाली जो है ना क्वांटिटी, ये हम बिट्स में बताते हैं, बाइट्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाइट्स में बताएंगे तो हम लिमिट कर रहे होंगे कि हमारी जो एड्रेस बस होगी वो 8 के मल्टीपल में होगी, कि यार या उसका 8 बिट्स होगा या 16 बिट्स होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती थी ना, तो 2 बाइट्स में 16 बिट्स हो जाएंगे और 3 में 24 बिट्स हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है,
हम देखेंगे सिस्टम्स वहां जरूरी नहीं कि 8 के मल्टीपल में ही हो, वहां 8 बिट्स भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 13 भी शायद कहीं हो। तो इसलिए हम उसको फिर बाइट्स में बिट्स में बताते हैं। तो एड्रेस बेस की विड्थ ना हम नॉर्मली बिट्स में बता रहे होते हैं कि कितने बिट की एड्रेस बस। मसलन पेंटियम प्रोसेसर, इंटेल का जो पेंटियम प्रोसेसर रहे हुए हैं जो आजकल एम्बेडेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, उनमें एड्रेस बस हुआ करती थी 32 बिट्स की। तो अगर 32 बिट की एड्रेस बस है तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि फिजिकल एड्रेस स्पेसेस की कितनी हो सकती है। वो तरीका क्या है उसका कि सिंपली आप 2 रेज़ पावर 32 फाइंड कर लें, 2 की पावर 32 फाइंड कर लें, तो ये जो बनेगा नंबर आपका बनेगा कोई 4 बिलियन के अराउंड बनेगा। तो हम मेमोरी की दुनिया में बिलियन का लफ्ज यूज नहीं करते, या मिलियन का लफ्ज नहीं यूज करते, मिलियन की बजाय हम मेगा यूज कर लेते हैं और बिलियन की बजाय गीगा का लफ्ज यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो फिजिकल एड्रेस स्पेस निकलेगी वो निकलती है 4 गीगा बी। ये बिट है कि बाइट है? इसकी बिट तो मैंने बिट्स में मैयर की है ना। एड्रेस बस की बिट थी, लेकिन इससे जो मैंने एड्रेस स्पेस फाइंड की है वो कितनी है? वो 4 गीगा बिट्स है कि 4 गीगा बाइट्स है? जब भी कैपिटल बी लिखा हो ना इन जनरल वो बाइट्स का होता है, ठीक है ना। अच्छा, बिट्स क्यों नहीं है? बिट्स इसलिए नहीं कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यार जो हमारी मेमोरी है वो एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स पड़ी हुई है, तो किसी बाइट का एड्रेस होगा, तो इसलिए ये 4 गीगा बाइट्स हमारा बन रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एड्रेस बस होती 4 बिट्स की, अगर एड्रेस बस होती तो फिजिकल एड्रेस स्पेस कितनी होनी थी? 2 की पावर 4, यानी कि 16 लोकेशन हो सकती थी। अच्छा, उस लोकेशन का साइज वो हमने तय किया हुआ पहले से, जो हमने यहां तय कर लिया बाइट्स है, वो कुछ और भी हो सकता था। वो बाइट्स की बजाय कोई 16 बिट्स भी हो सकती थी या 32 बिट्स भी हो सकती, कुछ भी हो सकता था। अब मैं अगर ये एक जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को पुट करूं कि जी इस वक्त क्लास में लोग बैठे हुए हैं, अगर मुझे मिला लिया जाए और उन्हें मिला लें, अमरान को भी मिला लें, तो हम कितने लोग हैं इस वक्त क्लास में? 7 पर्सन हैं। इन 7 पर्सन को की अगर एड्रेस स्पेस है तो हमें कितनी बिट्स चाहिए इन 7 पर्सन को एड्रेस देने के लिए? पहले तो हम नीचे से ऊपर जा रहे थे ना, रिवर्स क्वेश्चन है कि अगर 7 लोग हो तो हमें इनके लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी इनका एड्रेस फाइंड करने के लिए? सवाल को और सादा कर लेते हैं। अगर इस क्लास में सिर्फ 2 लोग होते तो हमें कितनी एड्रेस बस का साइज कितने बिट्स होता कि हम उन दोनों लोगों को एड्रेस कर लेते? नहीं, ये तो ज्यादा है, 1 बिट काफी था। देखो ना, वो बिट ने क्या होना था? उस बिट ने होना था, ये 1 बिट है वो, या इसने 0 होना था या 1 होता। अब इस 0 1 को मीनिंग मैं दे रहा हूं, इसको मैं इस वक्त ऑन ऑफ नहीं कह रहा, इसको मैं एड्रेस कह रहा हूं कि लोकेशन 0 लोकेशन 1। तो 2 बंदों के लिए अगर मुझे एड्रेस बस कितने बिट्स की चाहिए? 1 बिट की चाहिए। अच्छा, अगर 1 बंदा होता तो फिर मुझे एड्रेस बस कितने बिट्स की चाहिए थी? अगर सिर्फ 1 ही बंदा बैठा होता फिर भी कम से कम 1 तो चाहिए। ठीक है कि दूसरा एड्रेस यूज नहीं हो रहा। ये ऐसा ही है ना कि एक सोसाइटी बनी हुई है जिसमें अभी 1 घर बना, दूसरा बाकी घर अभी आबाद नहीं हुए, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उस घर के लिए सड़क ही ना बनाए या कोई चीज ही ना लेके जाए, नहीं, वो तो लेके जाना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो इधर से अब हम आगे चलते हैं। अगर 3 लोग होते इस क्लास में, उनके लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए थी? हमने देखा कि यार जब 1 बिट थी तो इससे हम या तो 0 कर सकते थे या 1 कर सकते थे, तीसरे का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई मैजिक नहीं है कि मैं अब 1 बिट से 3 लोगों के एड्रेसेस को निकालूं। मुझे लाजमी तौर पे एक और बिट्स पोजीशन चाहिए जिससे मैं ये डिटरमिन करूं। इससे क्या होगा? 1 और बिट बढ़ेगी तो 2 बिट्स पे आ जाएगा। अब इन 2 बिट्स पे क्या क्या हो सकता है हमारे पास? 0 0 0 1 1 0 1 1। इनको अगर मैं डेसिमल में नंबरिंग कर लूं, ये तो बाइनरी में मैंने लिखा है ना, डेसिमल में नंबरिंग कर लूं 0 1 2 3। हमने कहा भाई हमने 3 लोगों का नहीं, अब हमारी एड्रेस स्पेस
4 को कर सकती है, चौथा बंदा भी आ रहा है, इस एड्रेस स्पेस से काम चल जाएगा। ठीक, इससे हम आ गए अपने उस क्वेश्चन पे जो आपको अभी पुट किया था कि अब इस वक्त क्लास में 7 पर्सन्स हैं। अगर 7 पर्सन्स हैं क्लास में तो उन्हें कितने बिट्स चाहिए? अब 2 बिट्स से तो काम नहीं चल रहा, तो 4 बिट्स कर लेंगे तो दोनों ज्यादा ही हो रहेगा। ठीक है, तो हम उसका वो देख लें, उतनी बिट्स देख लें कि जिनकी जब हम 2 की पावर लें तो या उसके बराबर हो या उससे जस्ट ऊपर हो। ठीक, बस ये वाला दें। तो 2 की पावर 3 कर लें, इसमें 8 तक आ सकते हैं। और 8 से जैसी चीज 9 पे हो रहेगी तो हमें 4 बिट्स चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज बढ़ती जाएगी। तो फर्क एक और इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है कि जो एड्रेस बस की विड्थ है वो तो बिट्स में है, और जिसको डिटरमिन कर रही है वो हमने पूछना है कि यार आपका मिनिमम जो एड्रेसेबल मेमोरी है वो क्या है? बाइट है। बाइट है तो फिर हम वो लफ्ज बाइट का उठा के डालेंगे जी 4 गीगाबाइट्स है। अगर वो बंदा कहता है कि नहीं जी मेरी मिनिमम एड्रेसेबल मेमोरी बाइट्स पे बिट्स हो सकती है, तो फिर ये 4 गीगाबाइट्स पे 4 गीगाबिट्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पूछना है। अभी तो बात का लोग इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये ऐसा ही है। देखें कि फॉर एग्जांपल एक स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है। ठीक है, उस हाउसिंग स्कीम के अंदर हमें हाउसिंग के तो यूनिट्स पता है ना कि यार 1 मरला भी हो सकता है, 2 मरला भी हो सकता है ना। ये होता है ना यूनिट कि 1 मरले का प्लॉट है, 2 मरले का प्लॉट है, 5 मरले का, ऐसे ही है। अब जो 1 मरले, 2 मरले, 3 मरले का प्लॉट है, सबके कोई ना कोई एड्रेसेस होंगे। अगर मैं कहूं कि यार मेरा 2 बिट की एड्रेसिंग चल रही है, तो ये वो मेरी सोसाइटी है जिसके अंदर मेरे 1 मरला के प्लॉट्स हैं। तो एड्रेस 0 इस 1 मरले का, एड्रेस 1 इसका है। इस एड्रेस बेचारे को नहीं पता कि मैं कितने मरला को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हमने तय कर दिया, जिसने भी वो सोसाइटी बनाई उसने तय कर दिया। हम किसी और सेक्टर में गए, वहां जाके पता चला कि वहां भी यार 3 हाउसेज हैं, लेकिन अब वो 1 मरला के नहीं है, वो शायद 5 मरला के हैं। तो अब क्या होगा? स्टिल हैं कितने? 4 ही हैं। एड्रेस बिट अभी वो जो सी थी बस उसका साइज अभी भी 2 बिट्स ही है। अभी भी उसका 0 पहले वाले को शो कर देगा, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको। क्यों? क्योंकि हम जब उस सेक्टर में गए तो हमने पूछ लिया कि यार यहां जो हाउसेज हैं मुख्तलिफ बने हुए हैं उनका साइज कितना है। 5 मरला, तो हमने कभी अब 0 मरा, इस 5 मरले को करा, 1 इसको करा, 2 इसको करा। अगर वही एक मरला था तब भी वही 0 1 2 3 अभी भी चल रहे हैं। ये ऐसी चीज है कि यहां अगर बिट्स में बात हो रही है तो समझो यहां हम बाइट्स में आ गए। ठीक है ना। और कहीं ये वाली एड्रेसेबल लोकेशंस हमारी 2 बाइट्स भी हो सकती हैं, कहीं 4 बाइट्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। कभी हो सकता है आपका कुछ आर्किटेक्चर से वास्ता पड़े कि जहां आप कम से कम मेमोरी भी 32 बिट्स की एक्सेस कर सकें, उससे कम ना कर सकें, तो वहां ये यूनिट्स 32 बिट्स के हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक फर्क बस ज़हन में रखना है आप लोगों ने। ये उसी एड्रेस स्पेस को कह लें कि हमने जरा पिक्टोरियली बना लिया हुआ है, जो 32 बिट की थी एड्रेस स्पेस। ठीक है, 32 बिट के एड्रेस स्पेस में नंबर्स कहां से, एड्रेसेस कहां से कहां जा रहे हैं? 0 से लेकर अबाउट 4 गीगा तक जा रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं मैंने लिखा हुआ, लेकिन जस्ट राउंड अबाउट करते हुए 4 गीगा तक जा रहे हैं हमारे एड्रेसेस को। इन जनरल आप देखेंगे जब भी हम इस कोर्स में एड्रेसेस की बात करेंगे ना, तो हम उनको डेसिमल में नहीं लिखा करेंगे, हम उनको हेक्साडेसिमल में लिखा करेंगे। तो इसलिए आप लोग, थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप लोग खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि यार हेक्सा में कन्वर्जन कैसे करते हैं, डेसिमल से हेक्सा में या हेक्सा से डेसिमल में कैसे आते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि जब 32 बिट का एड्रेस मैंने अगर बाइनरी में लिखने लगा ना, एक आधा तो बड़े शौक से लिख लूंगा, उसके बाद मैं थक जाऊंगा। देखो यकीन नहीं आता तो देखो मैं अभी हालात मेरे खराब हो जाएंगे कि भाई 32 बिट का एक एड्रेस है, वो एड्रेस कौन सा है, लेट से कोई इनमें से उठा लेते हैं। ये तो सारी बड़े मुश्किल से ऐसे, ये हेक्सा के अंदर मैं लिखता हूं वो एड्रेस है क्या, 1 2 3 4, और आगे हम कर लेते हैं जनाब लेट से ABCD। एक तो तुम लोगों ने ये स्किल डेवलप करनी है कि यार जैसे एड्रेस देखो तो पहचान जाया करो कि ये
कितने बिट का एड्रेस है, ठीक है। तो हेक्सा का एक जो भी होता है ना, एक कैरेक्टर लिखा हुआ हेक्सा में, वो एक निबल के बराबर होता है, और एक निबल जो सी होती है हमारी 4 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारी बिट आती है, फिर उसके बाद आता है निबल, और फिर आता है हमारा बाइट, ठीक है। बिट तो बेसिक यूनिट है, और बाकी के तमाम मेमोरी को हम बिट्स में डिफाइन करते हैं। निबल के अंदर आती हैं 4 बिट्स, बाइट में आती हैं 8 बिट्स। तो अगर मैं अब ये आसान सा सवाल पूछूं कि एक बाइट के अंदर कितनी निबल्स होंगी, तो कितनी हो रहेगी? 2 हो रहेंगी, बस सादा सा। तो हेक्साडेसिमल का हर जो सा डिजिट है वो एक निबल जगह लेता है, यानी कि 4 बिट्स लेता है जगह। अब ये कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल क्या है, बेस 16 है, बेस 16 है। तो 16 एड्रेस स्पेस को, ऐसी एड्रेस स्पेस जिसमें 16 लोकेशंस हैं, उसके लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, 4 बिट्स चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 4 जो सा होता है वो 16 होता है। क्योंकि बेस 16 है तो इसके हर कैरेक्टर डिजिट को करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए, और 4 बिट इज 1 निबल। तो अगर ये मैंने 8 निबल्स लिखे हुए हैं, तो 8 इंटू 4 32, तो 32 बिट का इस तरीके से आ गया। तो देखते हमें पता चलेगा 32 बिट का है। ये अगर मैं 2 डिलीट कर दूं इधर से, 6 रह गया तो हम कहेंगे 24 है, और खत्म कर दूं 4 रह गया तो 16 बिट्स का। तो इस तरीके से तो आपको अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन आप बहुत जल्द आप जुबानी ये वाली चीजें कर दिया करेंगे, ठीक है। अभी तो क्योंकि पहली दफा देख रहे हैं तो शायद उसे मुश्किल लगे, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्द ये वाली चीज तो कर ही लिया करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, लिखा हमने ये क्यों था कि हम इससे बाइनरी में लिखने की कोशिश करने लगे थे। तो दोबारा मैं ABCD लिख देता हूं। तो जनाब हमें पता है कि 1 जो सा होता है बाइनरी में 0001। अब ये 3 0 कहां से है? क्योंकि हर हेक्सा डिजिट मैंने बताया 4 के बराबर है, इसलिए मैंने 00 लास्ट। ये नहीं कि छोड़ दिया, किस जगह छोड़ दिया, किस जगह नहीं, 4 के 4 लिख रहे हैं हमेशा एड्रेस के अंदर। 2 जनाब आ गया 0010 0011 0100। ए हमारा क्या रहेगा 1010 1011 1100 1101। अब ये देखें ना, देखते ये पूरा लंबा चौड़ा सा एक लिखना पड़ा। कोई मुझसे को 3-4 एड्रेस लिखवाने लग गया, मैं तो आज पूरे लेक्चर में फिर यही काम करता रह जाऊंगा, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल एक बड़ी कॉम्पैक्ट नोटेशन है बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए चीजें जो एड्रेसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम हेक्सा में लिख रहे होंगे, और हेक्सा से जब भी आप उसे ट्रांसलेट करें, आपने उनके 0 खुद से डालने हैं जितने हेक्सा को चाहिए। एक निबल पूरी की पूरी आपने फिल करनी है। ये नहीं कि आपने कहा यार ये 1 है तो इसको तो 1 ही चाहिए, अच्छा चलो ये मैं इससे निकाल देता हूं। 2 जी किसके बराबर था 10, तो मैं क्यों जी पीछे वाले 00 डालूं, लेकिन ये भी निकाल दिए। अभी देखो होता क्या जा रहा है तुम्हारे एड्रेस के साथ। 3 में से भी आगे आपने निकाल दिए, इधर से भी निकाल दिया आप। अब ये जो बनना था 32 बिट का एड्रेस बनना था, 2 इधर से निकल गया, 2 इधर से निकल गया, 2 इधर से निकल गया, 1 इधर से निकल गया। 7 बिट आपने वैसे खुद से ही खा लिए जो कि नहीं खाने की बनती थी, ठीक है। तो हमने पूरे का पूरा लिखना है, ये रूल ज़हन में रखना है कि हेक्सा का जो डिजिट है उसके अगेंस्ट 4 बिट्स आनी है, चाहे वो 0 क्यों ना हो। यानी कि 0 बाइनरी में या 0 होगी या 1 होगी। डेसिमल में तो जो हम लिख रहे होते हैं, तो वहां तो जब हमने 7 लिखा तो हम 007 नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता कि यार जो भी 0 सिग्निफिकेंट डिजिट के किसी भी लेफ्ट पे पड़ा हुआ तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए हम नहीं लिखते। लेकिन एड्रेसेस में हम नहीं लिखना है, नहीं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है, हमें लाजमी तो हेक्सा में ही हम करेंगे ये वाली कहानी सारी रिप्रेजेंट। अच्छा जनाब, तो मेमोरी यूनिट में हमने देख लिया कि एड्रेसेबल मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट क्या होगा हमारा, एड्रेस स्पेस क्या होगी, उसे हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, कब लिखेंगे, उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फिर कुछ और मजीद चीजें हैं। हमने रियल लाइफ में जब किसी के पास जाना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कोरियर डिलीवर करना है, कोई पैकेज आया है, ठीक है, वो पैकेज मैंने डिलीवर करना है, तो क्या जिसने वो डिलीवर करना है उसके पास एड्रेस भी होता है और वो डब्बा भी होता है। वो डब्बा उसका आप डेटा समझ लें और एड्रेस यदि हाउस नंबर 210 सेक्टर I81 इस्लामाबाद, जो भाई साहब जा रहे हैं साथ वो भी लिख रहा है। कंप्यूटर की दुनिया में ऐसा नहीं है।
यहां एड्रेस की इंफॉर्मेशन एक अलहदा एंटिटी रख रही है, डेटा की इंफॉर्मेशन एक अलहदा एंटिटी रख रही है। समझो कि दो बंदे जा रहे हैं, एक बंदा सिर्फ एड्रेस लेके जा रहा है और एक उसका पैकेज उठाए हुए है। ये वाली चीज समझ लो इस तरह के। ये क्यों डिफरेंट है, इसको हम अभी या कोई आने वाले लेक्चर में देख लेंगे क्यों इसको रखने की जरूरत क्यों पेश आई है। तो खैर, तो हमारी दो बसेस हैं अभी, जस्ट टू स्टार्ट विथ, दो बसेस हैं। एक एड्रेस की बस मिल जाएगी, एड्रेस के ऊपर हम एड्रेस प्लेस किया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस क्या है, एड्रेस है जी, अगर हम इसी रूम की बात करें तो जी इस तरह करें कि एड्रेस नंबर 3 पे चले जाए, 3 पे इनके पास चले जाए और डेटा इनका ले लें। वो डेटा 1 बाइट 2 बाइट या मल्टीपल बाइट्स हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि मेमोरी एड्रेसेबल कितनी थी। अगर 1 बाइट की थी तो 1 बाइट का डेटा जा रहा होगा इनके पास, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमें एक ये भी कंट्रोल चाहिए कि हमने डेटा वहां से जाके रीड करना है कि राइट करना है। जो कोरियर, ह्यूमन कोरियर था, उसे तो पता था पैकेज देने जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो बेचारी लाइंस हैं इनके ऊपर तो बिट्स पड़ी हैं। इन बिट्स के पास कोई और ऐसा टैगिंग इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जाके चीज देनी है कि लेके आनी है। अगर देनी है, कुछ लिखवाना है तो राइट का सिग्नल होगा, और नहीं लिखवाना तो फिर रीड का सिग्नल होगा, ठीक है। वो एक लाइन को भी हम चाहे यूज कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं इस काम के लिए, जिसे हम रीड और राइट की इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा अगर ये मेमोरी यूनिट का एक ब्लॉक है, डब्बा है, जैसे हमने सीपीयू का था ब्लॉक बनाया, तो उसमें उसको इनपुट क्या जा रही होगी, उसको इनपुट जाएगी एड्रेस की। उसमें से डेटा या तो अगर हमने रीड कर रहे हैं तो बाहर आ रहा होगा, और अगर राइट कर रहे हैं तो अंदर जा रहा होगा डेटा, ठीक है ना। किसी जगह लिखवाया तो डेटा जा रहा है, नहीं तो रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी फोल्डर के अंदर कोई पिक्चर डाली है, तो कैमरे से तस्वीर खींचने के बाद तो जहां सेव करनी है तो आप उस जगह की लोकेशन बताते हो, वहां सेव कर देते हो। लेकिन अगर वहां से उठा के व्हाट्सएप करनी है तो आप उस फोल्डर में जाके चूज करोगे उसे और रीड करके व्हाट्सएप उसे रीड करके सेंड कर देगा। ऐसा ही होता है, इधर भी ऐसे ही। तो कोई हमें रीड और राइट के सिग्नल देने पड़ेंगे। रीड बता देगा कि भाई रीड हो रहा है, और राइट का मतलब है कुछ अंदर इसके जा रहा है। तो ये हमारी एक मेमोरी का भी सिलसिला हो जाएगा। इसको जस्ट अभी मैं स्किप कर रहा हूं, ये हम आगे कर लेंगे। थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि मेमोरी डिवाइसेस क्या हैं। ये वो मेमोरी डिवाइसेस हैं जिससे हमारी मेमोरी की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि हमने कहा था कि यार हम रियल लाइफ में हम उस तरह नहीं कह रहे थे कि यार तुम्हारी मेमोरी कितनी है, क्या है। हम कह रहे थे कि यार तुम्हारा एसडी कार्ड कितना है, तुम्हारी रैम कितनी है, तुम्हारी हार्ड डिस्क कितनी है, ये वाली चीजें, ठीक है। तो इन जनरल मेमोरी डिवाइसेस को हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि वो रीड ओनली है, ठीक है, या रैंडम एक्सेस है। जो रीड ओनली है उनको हम रोम भी बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे रोम का लफ्ज आपने सुना होगा, सीडी रोम का लफ्ज सुना होगा, डीवीडी रोम होती है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो तो है ही है, लेकिन जब एम्बेडेड की दुनिया में आपके पास सीडी रोम डीवीडी रोम नहीं होगी, इधर हमारे कुछ और आपके कंट्रोलर के ऊपर ही वो या माइक्रोप्रोसेसर के साथ ही होगा। वो क्या होगा, ईप्रोम मिल जाएगी हमें, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड फ्लैश, फ्लैश का तो सुना यार, जरा फ्लैश देना, जरा मैं लेक्चर कॉपी करना है, असाइनमेंट कॉपी करनी है। यूएसबी तो एक इंटरफेस है, साथ उसके जो मेमोरी लगी है वो फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश इज द टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये कुछ मेमोरी है। ये फ्लैश मेमोरी है, इसमें हम जो बार बार रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कर सकते हैं। रोम में नॉर्मली एक आधी दफा होता है, ई प्रोम में स्पेशल जरा एक वोल्टेज लेवल चेंज करके फिर हम बता रहे होते हैं कि यार अच्छा इसे प्रोग्राम कर दिया है कुछ और। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसके साथ जब हम कहते हैं ना कि यार मेरे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, ये इस रैम की बात हो रही होती है, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारी वोलेटाइल मेमोरी हो सकती है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, जब बिजली गई डेटा उड़ गया, दैट इज द वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होगी कि लाइट चली गए, कंप्यूटर ऑफ हो भी जाए, बिजली किसी प्लग भी खींचे उसके अंदर है, जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, जैसे फ्लैश है आपकी,
वहां से एक दफा फ्लैश में ले दी आपने, निकाल लिया, उसके अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन रैम में आप काम कर रहे थे, एकदम कोई मसला हो गया। रैम में तो नॉर्मल बैटरी लगी थी, इसलिए वो मसले उस तरह नहीं नजर आते। लेकिन जैसे कि लैब्स में आप काम कर रहे हो, तो काम कर रहे हो एकदम राइट चल के बैठे हुए जी, सारे हाथ दो। और सर मैंने तो जी आधा प्रोग्राम बना लिया था, बल्कि सर आपको वैसे पता नहीं, मैंने तो पूरा ही बना लिया था, ये लाइट चली गई, नहीं तो मैं तो इसे सबमिट कर देना था अभी। हाँ, सर भी बेचारे कहते हैं अच्छा यार कर देना, हम फिर जब लाइट है तो वो फिर हमारी, अगर वही चीज, लेकिन अगर हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी में होती थी फिर उसमें लूज नहीं होना था। अच्छा, फिर ये जो वोलेटाइल मेमोरी है ना, इस वोलेटाइल मेमोरी में डायनामिक रैम आती है। इस डायनामिक रैम के कुछ वो बहन भाई हैं, एसडी रैम, DDR 1, 2, 3, 4 तक पहुंच चुके हुए हैं। अभी तक हम DDR 4 आ रही है नए लैपटॉप्स में, डबल डेटा रेट, रैंडम एक्सेस मेमोरी या DRAM वो खिला रही होती है। तो ये है। फिर स्टैटिक रैम होती है जो कि आपकी है, तो ये भी वोलेटाइल, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस से बहुत बेहतर होती है। ये स्मॉलर साइजेस में होती है और नॉर्मली प्रोसेसर के साथ ही इसे बंडल किया होता है, प्रोसेसर के या मदरबोर्ड के साथ बंडल किया होता है। फिर जो वीडियो डिस्प्ले डिवाइस है, जैसे लैपटॉप पे या इधर कुछ नजर आ रहा है, तो इनकी भी कोई मेमोरी है, वो वीडियो रैम है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी मेमोरी के डिवाइसेस हैं। और अगर इन मेमोरी की, अगर हम, एक मिनट, इस वक्त ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, मेमोरी की अगर हम हायरार्की देखें तो ये हमारी मेमोरी की हायरार्की है जनाब के, सॉरी, मेमोरी हायरार्की क्या होती है? लेवल्स मुख्तलिफ होना। जो भी मुख्तलिफ होते हैं ना, चीजें होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, उनमें लेवल्स होते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी इधर कुछ लेवल्स हैं, क्या है जी, सबसे टॉप पर चांसलर है, फिर वाइस चांसलर आ जाते हैं, फिर डीन आते हैं, फिर HOD आ जाते हैं, है ना, फिर HOD के नीचे फैकल्टी आ जाते हैं, फिर साथ लैब का स्टाफ आ जाता है। ये पूरी एक हायरार्की चल रही है। जो टॉप पे थे लोग, हमें पता है वो कम थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए जगह, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी कम होती जा रही है और उनका नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी में भी ऐसा ही है। हायरार्की क्या करती है मेमोरी में आके, यहां भी वो कुछ ऐसी लेवल्स डिफाइन करती है। इस लेवल में सबसे टॉप पे कौन है? और रजिस्टर्स जो हमने ALU में देखे थे, रजिस्टर्स जो हमने कहा था कि यार 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 64, 128 या कुछ, लेकिन स्मॉल नंबर्स में होंगे। तो इनका साइज तो कम है या काउंट हमें कम मिलेगा, लेकिन स्पीड वही होगी जिस पर प्रोसेसर चल रहा है। अगर 2 GHz पे प्रोसेसर चल रहा है तो ये रजिस्टर भी 2 GHz पे ही हमें चलता हुआ मिलेगा। उससे नीचे है तो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या है? जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी मेमोरी, कौन सी वाली? स्टैटिक रैम एक देखी थी हमने। कैश मेमोरी क्या होती है? ये वही स्टैटिक रैम होती है। ये रजिस्टर्स जितनी ही स्पीड पे या प्रोसेसर जितनी स्पीड पे या उससे कुछ कम स्पीड पे चल रही है कैश मेमोरी हमारी। साइज इसका ज्यादा है रजिस्टर्स की तरह। ये नहीं है कि 8 है या 16 है 32 है, इसका साइज हो सकता है ज्यादा, 64 के भी हो सकता है, 128 के साथ यूनिट मैंने और नहीं लगाया, क्या है बाइट, 128 किलोबाइट या 64 किलोबाइट भी हो सकता है, 256 किलोबाइट भी हो सकता है, डिपेंड्स प्रोसेसर कौन सा है, लेकिन इतना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा मेगा तक पहुंच जाएगी या 2 मेगा, इससे ज्यादा नहीं। फिर मेन मेमोरी क्या है? जिसे आप SD रैम बोलते हैं या DDR वाली बोलते हैं, वो उधर साइज, अब यहां अगर साइज 4, 8, 16 था, यहां किलो बाइट्स में था, तो यहां साइज आपको क्या किस में मिल जाएगा? गीगाबाइट्स में। 2 गीगा, 4 गीगा, 8 गीगाबाइट, है ना। आजकल नॉर्मल है, आपका जो सेल फोन होता है उसके अंदर भी 1 गीगाबाइट की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। और नीचे आ रहे तो डिस्क स्टोरेज मिल जाती है। डिस्क स्टोरेज जनाब जितने में ये मेन मेमोरी हमारी 8 GB आती है,
उतने में हमें ये डिस्क स्टोरेज कौन सी है, कोई 1 टेरा के करीब हमें डिस्क स्टोरेज मिल जाती है। ठीक है, अगर यानी 5000 के करीब हमारी अगर 8 या 16 GB DDR4 आ रही है तो 6000 में तकरीबन हमें 1 टेरा हार्ड डिस्क मिल जाती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे नीचे आते हैं कॉस्ट कम होती जा रही है, स्पीड भी कम होती जाती है। तो एक मेमोरी हायरार्की है जिसे हम कहते हैं। तो मेमोरी हायरार्की से हमारी ये डिपेंडिंग ऑन जो सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा बजट होता है, उसके हिसाब से हम चूज करते हैं कि मेमोरी हायरार्की कैसी होनी चाहिए या कौन सा ऐसा प्रोसेसर चूज करें जिसमें वो पर्टिकुलर हायरार्की है। ये हमारी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट बताती है कि कितनी होनी चाहिए। अब ये जो मल्टीमीडिया चल रहा है इसको कोई हार्ड डिस्क नहीं चाहिए तो ये नहीं है, इसके अंदर मेन मेमोरी नहीं चाहिए तो नहीं है, इनफैक्ट कैशे भी नहीं है उसके अंदर। जो मेन मेमोरी है ना इसकी वो कुछ शायद होगी 256 बाइट्स शायद हो या 500 बाइट्स हो इसके अंदर। तो हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ होगी। अच्छा है, हाँ तो ठीक है, बस इधर ही हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को फिर हम यहां से शुरू कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है जी।